Class, good morning. Today we have to start with our very next chapter, that is D and F block elements. S block हम लोगों ने 11th क्लास में कर दिया है, P block हमने अभी लास्ट रिसेंटली किया है, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद D and F block. D and F block का एक बार हम लोग पोजीशन देख लेते हैं, ओवरऑल प्रीव्यू देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं. तो आपको पता है कि आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी नज़र आती है. ब्लॉक्स आपको पता है कि हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जाएगा वही ब्लॉक से वो एलिमेंट बिलोंग करता है. तो पहले दो ग्रुप जो होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि एस ऑर्बिटल में जाता है, सो दिस ब्लॉक वाज नॉन एज एस ब्लॉक. यहाँ के 6 ग्रुप्स जो होते थे उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में क्योंकि एंटर करता था, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे. इन दोनों की ही इन बिटवीन लाई करते हैं डी ब्लॉक. सो दिस ब्लॉक इज़ नोन एज डी ब्लॉक. इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दे विल बी बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एस और पी के बीच में लाई करता है. सो ट्रांजिशन इज़ समथिंग दैट इज़ लाइंग बिटवीन द टू फाइनल स्टेट्स. तो ये क्योंकि ट्रांजिशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रिज की तरह बिहेव कर रहे हैं एस और पी ब्लॉक्स के लिए, दैट्स वाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो. इसकी अगर हम बात करें तो 4 पीरियड इसके अंदर होते हैं. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़. पहले वाले आपको पता है कि डी सबशेल आता ही थर्ड शेल के अंदर है. तो पहले वाले ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर 3D ऑर्बिटल फिल होता है, देन 4D, 5D एंड इन लास्ट वी हैव 6D विद अस. तो ये 4 आपके पास सबशेल होती हैं और इन 4 सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं इन 4 पीरियड्स में. एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स यहाँ और यहाँ पर लाई करते हैं. इनको अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनकी सिमेट्री अगर हम इनको बीच में लिखेंगे तो यहाँ पर जो सिमेट्री है या जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो फॉलो हम नहीं कर पाएंगे. तो सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए और पीरियोडिक ट्रेंड्स को रेगुलर रखने के लिए हम लोगों ने इन्हें यहाँ पर रखा हुआ है. तो क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं इसीलिए हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. और इसमें 2 ही सीरीज़ होती हैं, राइट, 4F एंड 5F. सो 4F एंड 5F को ही हमें कंसिडर करना है. तो दिस ब्लॉक इज़ नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेंथेनम के बाद आता है पहला एफ ऑर्बिटल, दैट इज़ 5F और 6F, और अदर आई शुड बी राइटिंग इट हियर. यस, 5D के बाद 4F आएगा और 6D के बाद आएगा 5F. सो 4F एंड 5F. लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स इनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं और इनको हम कहते हैं एक्टेनॉइड्स. सो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स प्रिसाइजली अभी हम बात करेंगे इनके बारे में. ये पूरा ओवरऑल व्यू था, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये वाले एलिमेंट्स हम आज पढ़ेंगे. तो केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं क्या कह रही है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट. ओके, तो ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल इन कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होता है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ही आपको ये कहती है दैट एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. तो अगर आप ध्यान दें और अगर आप एनसीईआरटी को साथ में खोल के रखें, आई रिकमेंड कि आप उसे एनसीईआरटी को साइड में रखें और वहाँ से रेफ़र करते रहें पीरियोडिक टेबल जहाँ पर भी आपके पास है. तो आप देखोगे कि ग्रुप नंबर 12 के अंदर आपके पास जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आते हैं. जब आप फिल करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स 3D1, 3D2, 3D3 और 3D4, 3D5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो 3D10 है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है इनके अंदर, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी के अंदर. सो ग्रुप नंबर 12 से ये बिलोंग करते हैं. तो दे आर नॉट एक्चुअली, मतलब ये जो डी ब्लॉक था ना, डी ब्लॉक का ये जो लास्ट ग्रुप होता है ये जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का होता है, इसको हम एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसिडर करते बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. तो जिंक इज़ नॉट एक्यूरेटली ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन फिर भी इसको क्यों वहाँ पर रखा है, क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, इसको फिर भी हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से. तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वाई जिंक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि 3D ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है. एंड बाय डेफिनेशन वी नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते ही वही हैं जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हो. इसका कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन फिर पूछा जाता है कि वाई जिंक ऑल्दो हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. दैट इज़ बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू द वन. ओके, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. सो यू मस्ट नो कि किसका जवाब कैसे आपको देना है. ओके,
मूविंग ऑन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग कंसिडर करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको पता है कि डी से पहले क्या आता है, एस। तो पहले इलेक्ट्रॉन तो एस में जाएंगे, तो पहले एस ऑर्बिटल भरेगा तो NS2 हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, डी में। लेकिन डी की कौन सी वाली शेल होगी, जैसे 4s भरती है, 4s के बाद 3d आता है ना, पहले 4s फिर 3d, बोरबरी रूल अगर आपको याद है तो पहले 4s फिल होगा फिर 3d फिल होगा। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर s के लिए 4 है तो 3 के लिए क्या होगी, 1 कम, तो n-1 d। तो अगर आप nth शेल ले रहे हैं s के लिए तो d के ऑर्बिटल के कौन सी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहेंगे, n-1। और कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 to 10, राइट। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल। तो अगर आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछ ली जाती है तो ये हो गई। यहाँ पर मैंने 1 to 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने ये काम पहले भी किया है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने पहले भी देखे हैं इस तरीके, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को s में से निकाल के कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते थे, d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देते थे, जस्ट टू अटेन मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉपर का केस याद हो तो इसका एटॉमिक नंबर होता था 29, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होती थी। तो आपको पता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में डाल देते थे, तो यहाँ पे बनता था 4s1 3d10, राइट। तो अभी ये हाफ फिल्ड हो गया, ये फुली फिल्ड हो गया, दोनों ही स्टेबल हो गए। तो इसीलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अंदर हमने NS में 2 नहीं फिक्स किया, 1 to 2 कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप इधर उधर कर सकते हैं जस्ट टू अटेन मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड कर लेंगे। अगर अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज़ की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देख सकते हो कि अगर, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, पहली ट्रांजिशन सीरीज़, तो पहला d ऑर्बिटल तो थर्ड शेल में आता है, तो इसमें 3d ऑर्बिटल फिल होंगे, n4s होगा। नेक्स्ट अगर आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में जाओगे तो नेक्स्ट शेल में d आएगा, दैट इज़ 4d n5s। ऐसे ही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में 5d 6s होता है, और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में वी कंसिडर 6d and 7s। अगर इनके पर्टिकुलर आप एलिमेंट्स देखोगे तो जो नॉर्मल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होती है, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू, जो कि आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के इधर उधर एक्साइट होने से अगर स्टेबल हो रही है कॉन्फ़िगरेशन तो वो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, कैंडियम पहला एलिमेंट है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, सो दैट वुड बी 3d1 4s2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3d2 and 4s2, थर्ड इलेक्ट्रॉन 3d3 and 4s2, फोर्थ इलेक्ट्रॉन वुड बी 3d4 4s2, राइट। लेकिन आपको पता है कि 3d4 4s2 एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे निकल के यहाँ चला जाए तो ये दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। दैट्स वाई क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 3d5 4s1। तो यही केस आप देखोगे सब में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे भी 4d4 आना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया 4d5। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ये वाला d ऑर्बिटल ना, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है s का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ एक्साइट हो नहीं पाता, ये इसी में ही रहते हैं। चलें कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो ऐसे ही किस में होगा, 29 वाले केस में भी होगा ना, जिसमें 3d9 वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्सेप्ट दैट सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड वाले ही होते हैं। तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर। यहाँ पर आप देख सकते हो 4d1 5s2, ठीक है, सिमिलर चलता रहेगा। यहाँ पर आप फिल करेंगे 5d के अंदर, तो 5d1 होगा, 6s होगा। यहाँ पर ना f ऑर्बिटल आ जाता है 4f, तो उसकी वजह से ये अनएक्सपेक्टेड जो आपको लग रहा है, जो होना चाहिए था वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5f आ जाता है। तो इनका आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते, तो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीछे तक पहुँचता है। तो ये s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, और ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे ना तो एक्साइट नहीं होंगे d ऑर्बिटल के अंदर, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि ये फिर एक्साइट नहीं होते, और यहाँ पर आपको 6s2 ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको 7s2 देखने को ही मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग नहीं बना पाए 6d5 7s1, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब प्रेजेंट है और अट्रैक्शन ज़्यादा फील कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। दैट्स वाई यू कैन नॉट जस्ट एक्साइटेड टू 6d। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो आगे चलते हैं। It says that electrons are first fill in 4s and then 3d. I guess this is quite clear to everyone, क्योंकि बोरबरी रूल 11th क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था, that consider n plus l value for any orbital.
सो जिसकी भी n+l की वैल्यू कम होती है, इट इज़ गोइंग टू हैव लेस एनर्जी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। चलिए जनरल कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। लेट मी टेल यू कि इससे सवाल कैसे आते हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। आप पढ़ोगे कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं और सवाल आएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ शो क्यों करते हैं। ठीक है, चलो एक एक प्रॉपर्टी करके हम पढ़ लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं और फिर हम पढ़ेंगे कि इनकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ क्यों एग्जिबिट हो रही हैं, किन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ऐसे हो रहा है कि प्रॉपर्टीज़ अराइज हो रही हैं। सो लेट्स जस्ट कंसिडर द वेरी फर्स्ट वन, बिकॉज दे आर टिपिकली मेटल, राइट, they never just gain electron, they always loses electrons, so that is why they are going to show all the metallic properties, that is they have high tensile strength, ductility, their malleability, and they have high thermal and electrical conductivity obviously, and they are going to have metallic luster also. So all those typical metallic properties they are going to exhibit, except mercury आपको पता है only metal that exists in liquid state at room temperature, अदरवाइज ऑल आर गोइंग टू हैव मेटेलिक स्ट्रक्चर जिसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। एंड बिकॉज दे हैव सॉलिड स्ट्रक्चर देयर पार्टिकल्स आर गोइंग टू हैव मेटेलिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस विच आर क्वाइट हाई, दैट इज़ वाई देयर मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। दैट इज़ वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑल दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल। तो इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के मुकाबले ट्रांजिशन मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसके अलावा इनकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है इनका ऑब्वियसली बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। सो क्वेश्चन वुड अराइज वाई डू दे फॉर्म कलर कंपाउंड, राइट, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसके सामने आप वाई लगा दो, इन सभी प्रॉपर्टीज़ के सामने वाई लगा दो, वो आपके क्वेश्चन बनते चले जाते हैं जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट कर सकते हैं। लाइक अभी तक जैसे आपने पढ़ा है ऑक्सीजन -2 में रहेगा, ठीक है, या फिर +1 में रहेगा, +2 में, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ख़त्म। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो एग्जिबिट कर सकते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। एलॉय भी बहुत अच्छे बनते हैं। जितने भी आप एलॉयज देखेंगे ना वो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट ट्रांजिशन ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो सभी एलिमेंट्स। इसके अलावा दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब अभी हम लोग बाद में करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ आप इन शॉर्ट देख लो, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल। इसके अलावा वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, बाय दैट वी विल सी। चलो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके डी ऑर्बिटल के जो एटम्स होते हैं वो एग्जिबिट करते ही हैं। नाउ कमिंग ऑन टू देयर जनरल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर एटॉमिक साइज। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि लिखने में सिर्फ एक लाइन है। मैंने आपको बता दिया इनऑर्गेनिक के आंसर्स आपको एक लाइन में आंसर करने पड़ते हैं। प्रिसाइजली वही टर्म लेकर वही कीवर्ड्स यूज़ करके आपको उनका आंसर करना है। लेकिन अगर आपने गलत हिट कर दिया, अगर कहानी आसपास बुन दी, तो आपको पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टे नहीं मारने हैं। रट्टे मारोगे तो परेशान हो जाओगे कि रट्टे लगा लिए, फिर उसका एक्सेप्शन याद करो, फिर उसका एक्सेप्शन याद करो। छोटी सी चीज़ें कंसेप्ट को पकड़ के समझ के चलेंगे हम लोग, ठीक है। रिएक्शंस भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अदरवाइज़ याद ही करते रहोगे कि लेस रिएक्टिव है तो ये वाली गैस निकलेगी, मोर रिएक्टिव मेटल है तो ये वाली गैस निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और आपको ट्रिक्स चाहिए, वहाँ पे अपना टाइम बचाना है। लेकिन अभी आपको कंसेप्चुअल लेवल पर चलना पड़ेगा। चलें पहले अप्रोच डेवलप करते हैं अपनी, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे कि टाइम कैसे बचाना है या शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। लेकिन बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग ऑन टू देयर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। चलिए एटॉमिक रेडियाई में क्या है। एटॉमिक रेडियाई आपने देखा है, मान लो ये डी ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक कंसिडर कर लिया। इसके इधर एस होगा और इसके इधर पी ब्लॉक होगा। नेवरदलेस अगर आपको पता है, हम लोग एक ग्रुप में नहीं, हम लोग पूरे इसमें ब्लॉक में कंसिडर करते हैं साइज़ का। लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपको पता है साइज़ क्या होगा। अगर मैं ये दिखा रही हूँ आपको डिस्टेंस, मान लो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इतना डिस्टेंस कवर किया और ये रेडियस है आपका, एटम का रेडियस है ये, तो क्या होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है ना, साइज़ एटम का डिक्रीज़ होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। आप यहाँ से यहाँ जाओगे इस वाले ग्रुप से,
इस वाले ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पर जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स थे उससे ज़्यादा प्रोटॉन्स यहाँ होंगे और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है। तो क्या होगा कि सेम शेल में दूरी तो सेम है न्यूक्लियस से, लेकिन इसके पास कितने थे, मान लो 17 प्रोटॉन। 17 तो खैर आएगा नहीं पी ब्लॉक में, इसको 24 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स थे। इसके पास कितने हो गए, 25 प्रोटॉन्स हो गए। शेल की दूरी सेम है, तो कौन ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली जिसके पास 25 प्रोटॉन्स है ये इसको ज़्यादा अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा। इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बातें हमने बहुत डिटेल में बहुत आराम से की हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए होता कैसा है। समझ में आ गया ना आपको। ट्रेंड क्या था, ट्रेंड था डिक्रीज़ होने का। तो अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे ना लेफ़्ट टू राइट जाने पर, अगर ये आपका डिस्टेंस है, आप लेफ़्ट टू राइट गए और इस वाई एक्सिस पर अगर आप रेडियस रखते हो तो आपका कुछ ऐसा कर्व आना चाहिए कि भाई जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे साइज़ होता जाएगा डिक्रीज़। ये बात आप सभी को क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। हेयर इज़ द रिवील। ये देखो आप ज़रा, ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ये ग्राफ में सेम वही एक्सिस पे आपको वही सब चीज़ें डेटा गिवन है। ये आपका डिस्टेंस है लेफ़्ट टू राइट जाने पर और ये आपका एटॉमिक रेडिया है, ठीक है। चलो भाई अब पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ को देख लेते हैं कहाँ पर है। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने पेंसिल से डॉटेड बनाया था इसलिए स्कैनर में अच्छे से आया नहीं है पेंसिल, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ये वाले पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे वाले, ये क्या है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। नज़र आ ही रही है ऑब्वियसली आपको। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ स्कैंडियम है, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक प्रेजेंट है ये। सो ऑब्वियसली दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। साइज़ कैसा नज़र आ रहा है आपको, अगर आप इसे देखेंगे, इस कर्व को अगर आप देखो ध्यान से, डिक्रीज़ होना चाहिए था साइज़, और सिर्फ डिक्रीज़ होना चाहिए था। क्या यहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। जब आप स्कैंडियम से लेकर और क्रोमियम तक गए हैं साइज़ डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर जब आप आए साइज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हुआ और निकल के बाद जब आप गए तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया। आई होप ये कर्व आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, आपको समझ भी आ रहा है। यू वुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट कि आप जब स्कैंडियम से लेकर और क्रोमियम तक ट्रैवल कर रहे हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, विच इज़ एक्सपेक्टेड, राइट। लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ डिक्रीज़ होना ही चाहिए था। अब जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने आ रही है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज़ दिस कांस्टेंट रेडियस ओवर हियर। जब आप क्रोमियम से निकल तक ट्रैवल कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो आपको रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल रहा है, ऑलमोस्ट। और जैसे ही आप निकल से जिंक की तरफ बढ़ते हो साइज़ इंक्रीज़ हो गया, विच इज़ रियली कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर फिजिकल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, हमने तो बस यही पढ़ा था कि भाई जा रहे हैं अगर लेफ़्ट टू राइट तो साइज़ होगा डिक्रीज़। इसमें कहीं कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है, कहीं इंक्रीज़ होने की बात नहीं हो रही है। तो फिर ये क्यों हुआ, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। बहुत मज़ा आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। चलो देखो, यहाँ पर हमारे पास था स्कैंडियम, ठीक है भाई। पहला हमारे पास ऑर्बिटल है, पहला एलिमेंट है, D1 हो गया। टाइटेनियम पे गए, टाइटेनियम पे गए, D2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर आ गए हम, वेनेडियम था यहाँ हमारे पास, ये D3 हो गया। वेनेडियम पर भी आ गए, चलिए ठीक है, D4 हो गया। सॉरी आई मिस समथिंग, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, दिस इज़ गोइंग टू बी मैंगनीज, ठीक है। एक एक एलिमेंट आप प्लीज़ पीछे खिसका लेना इसको, ये एक मैंने गलती से ज़्यादा बना दिया, ओके। तो मैंगनीज तक आने पर D5 हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ तक हमें दिक्कत भी कोई नहीं है, यहाँ तक हम सही कह रहे हो। वो ग्राफ जो बनाया हम उससे एग्री करते हैं भाई, यहाँ तक तो हमारा प्री रिक्विसाइट नॉलेज कहती है कि सही कह रहे हो तुम। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे साइज़ डिक्रीज़ होगा, और हो भी रहा है ना। यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे तो डिक्रीजिंग ही है, तो यहाँ पर साइज़ क्या है, डिक्रीज़। लेकिन भाई जैसे ही मैंगनीज से हम गए आयरन के ऊपर, मैंगनीज से आप आयरन के ऊपर गए हैं, साइज़ यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो गया है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। साइज़ को डिक्रीज़ होना चाहिए था लेकिन साइज़ डिक्रीज़ हुआ नहीं, और ये क्यों हुआ इसको देखने की कोशिश करते हैं हम कि हुआ क्या है। जैसे ही हम पहुँचे आयरन पर, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है D6,
क्या हुआ, D6 हो गई। तो D6 होने से क्या कुछ बदल गया है क्या, देख लेते हैं। D6 को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे D ऑर्बिटल के अंदर तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर 6th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, मैं बताती हूँ अभी क्या कहना चाहती हूँ मैं इस बात से। इससे पहले वाला देखते हैं, D5 कैसे होगा। D5 अगर आप बनाने की कोशिश करोगे जो कि मैंगनीज़ का था, तो D5 1 2 3 4 एंड 5, इट इज़ गोइंग टू हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आपके बन जाएंगे। D5 से जैसे ही आप D6 पर आए तो हुआ क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ हुई है और वो हुई है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ज़रा नज़र डालो, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो छठा इलेक्ट्रॉन था उसने आके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को पेयर कराया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसको, चलो ठीक है इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं समझ आए तो मैं इसको दोबारा से बताऊँगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे ही 6th इलेक्ट्रॉन आया तो 6th इलेक्ट्रॉन के आने से आपका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो पेयर अप हो गया। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ, एक ऑर्बिटल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे दे विल स्टार्ट फीलिंग रिपल्शन टुवर्ड्स ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो पेयरिंग होने से क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होते हैं। और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होंगे तो आपको पता है कि साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। देखो हमेशा 2 फैक्टर होते हैं जो साइज़ को रेगुलेट करते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार इसको देख लो। साइज़ को समझने के लिए 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। साइज़ को 2 ही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, एक तो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही डिसाइड करेंगे कि साइज़ का क्या होने वाला है। यही 2 फैक्टर्स हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट सी कि हाउ, कैसे ये काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है दैट मीन्स अगर आपका न्यूक्लियस का फोर्स या अट्रैक्शन ज़्यादा है टुवर्ड्स योर वैलेंस शेल, तो ये क्या करेगा, इस वैलेंस शेल को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा। तो साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि एक ही वैलेंस शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाना चाहेंगे, और दूर जाना चाहेंगे इसका मतलब ये क्या करेंगे, शेल को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो साइज़ क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़। तो जहाँ पर भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज़ होते हैं उनसे क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी इफेक्टिव, देखो अगर आप एक एटम से नेक्स्ट एटम की तरफ मूव कर रहे हो तो ये बात समझ लो कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुआ है, वहाँ एक प्रोटॉन भी ऐड हुआ है। ये दोनों ही फोर्सेस एक ही साथ काम करती हैं एक ही एटम में। तो आप कहोगे कि साइज़ तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन बात ये आती है कि डोमिनेट कौन कर रहा है। सी, आपने ले लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल, मान लो आपने लिथियम ले लिया, इससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन आता है, बेरिलियम। तो आपने ले लिया यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। बेरिलियम लोगे, पहली शेल सेकेंड शेल डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुआ है भाई, यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे अब 4 प्रोटॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 1 प्रोटॉन भी ऐड हुआ है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, साइज़ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन होता क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, डिस्टेंस सेम है दोनों का। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस की पावर सेम डिस्टेंस पर ही बढ़ गई है। पहले इसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा था कुछ 3.2 पॉइंट समथिंग के फोर्स से, अब इसको ये खींचेगा अंदर की तरफ 3 पॉइंट समथिंग के फोर्स से। तो आपको पता है सेम डिस्टेंस है, लेकिन ये ज़्यादा अंदर की तरफ इस ताकत लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये श्रिंक हो जाएगा। तो बात ये डिपेंड करती है कि ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है। हैं दोनों ही चीज़ें एटम के अंदर, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, जो फैक्टर प्रोमिनेंट होगा वही फैक्टर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था तो इसीलिए साइज़ डिक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर आप लिथियम को कंपेयर कर लो, भाई सोडियम के साथ कर लो कंपेयर, आ जाओ, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम आता है ना। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, देखो
ये हो गया आपका सोडियम का न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद इतनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है कि फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन जो नया आएगा ना भाई, वो अब नई शेल में ही आएगा, इसमें नहीं आ सकता। समझ आया? अच्छा चलिए ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि भाई क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है तो इसीलिए क्या होगा, होल्ड कम हो गया न्यूक्लियस का। लेकिन आप कहोगे मैम अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं 8 तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स भी तो बढ़े हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो जाता है। आप कहोगे प्रोटॉन भी तो 11 हो गए, तो खींच लेगा इसको अपनी तरफ, अंदर साइज़ हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन आप देखो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसे डोमिनेट कर रहे हैं कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स तो आपने सही कह रहे हो, आप बढ़ा दिए हैं, लेकिन आपने डिस्टेंस भी तो बढ़ा दिया है। तो ये 11 प्रोटॉन्स जो हैं वो यहाँ तक इतना इफेक्टिवली नहीं पहुँच सकते जितना 3 प्रोटॉन यहाँ तक इफेक्टिवली पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस डोमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से नई शेल ऐड करनी पड़ेगी, तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आपके डोमिनेट करते हैं और अलॉन्ग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। अब इन सब का एक ही ग्रुप में या एक ही पीरियड में क्या लेना देना है उसको समझो ज़रा। मैंगनीज़ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आयरन की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट एलिमेंट कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये 25 है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 26 है और इसका है एटॉमिक नंबर 27। गलत लिखा है मैंने, ऊपर नहीं लिखना चाहिए बट नीचे में मुझे स्पेस चाहिए तो इसलिए मैंने लिखा है, इसका नोटिफिकेशन ये नहीं है। चलो भाई 25 है तो 4s2 3d5 होने वाला है। ये मैं आपको जनरली बता दूँ, छोटी सी ट्रिक है, आपको क्या करना है, 25 है ना तो 4s पे 2 डाल दो और पीछे वाला नंबर डाल दो 3d पे। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा s2d6, इसका हो जाएगा s2d7। चलो तो ऑर्बिटल बनाते हैं ज़रा। 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 फिल कर दिया। आयरन पे आ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोबाल्ट पे आ जाओ, 7 फिल करवा रहा है आपसे, कर दो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए भाई क्लियर हो गया हमें इतना। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स एक एक प्रेजेंट हैं, इंडिविजुअली प्रेजेंट है एक एक ऑर्बिटल में, कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगी, राइट। कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, सब लोग अनपेयर्ड पड़े हुए हैं आराम से। तो यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसीलिए आपने देखा कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीशियम तक कोई मैग्नीज तक कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो है वो डोमिनेट नहीं कर रही। इसीलिए इस सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ तक आपका साइज़ क्या हो गया, डिक्रीज, विच इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड। अब आ जाओ जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उसके ऊपर। यहाँ पर आयरन का, कोबाल्ट का और मैंगनीज़ का साइज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, देखो ज़रा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, कहने की तो बात ही नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, एंड दैट इज़ योर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जैसे ही आप आयरन पे आए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, इन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी बढ़े। मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, जिसकी वजह से साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई दोनों फैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों का इफ़ेक्ट भी बराबर है। तो साइज़ डिक्रीज़ जितना हुआ उतना ही साइज़ इंक्रीज़ भी होता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको साइज़ कांस्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से यहाँ जाने पर इंक्रीज़ हो रहा था, दैट इज़ बैलेंस्ड आउट बाय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। दोबारा से सुनेंगे ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप मैंगनीज से कोबाल्ट पर जाते हैं, आपका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप होना शुरू हो रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन दैट इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ बैलेंस्ड आउट बाय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चलिए ठीक है, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। मुश्किल से बड़ा हमने ये मान लिया कि चलिए ठीक है, जितना यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी उतनी ही इंक्रीज़ हो रही थी, इसीलिए नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया और साइज़ कैसा हो गया, कांस्टेंट।
लेकिन अब आप बात करोगे कि अब ये नया क्या चीज़ आ रही है कि जैसे ही आप निकल, कॉपर और जिंक को कंसिडर करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, तो इसको देख लेते हैं भाई। निकल का होता है D8, D8 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे। कॉपर का होता है भाई D9, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। जिंक का क्या होता है, सारे ही D10 होते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड अप होंगे इसके। तो अब आप कहोगे यहाँ पर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो देखो यहाँ पर फिर से वही वाली बात है। मैं आई जस्ट स्टिक टू द पॉइंट दैट आई हैव बीन रिपीटिंग कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ इंक्रीज हो रहा है, साइज़ होगा डिक्रीज, मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है, इतना समझो। लेकिन फिर हमने कहा ग्राफ में तो इंक्रीज़ हो रहा था। क्यों इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पेयरिंग नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कंसिडर करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा इंटर एटॉमिक रिपल्शन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। यहाँ भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जाते जा रहे हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं दैट दे डोमिनेट ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर साइज़ बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है दैट द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ डोमिनेटेड बाय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। तो आपको पता है जहाँ पर भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, वहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ होना ही होना है, राइट। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि लिखना आपको एक लाइन में ही है लेकिन समझने में आप देखो कितना कंसेप्चुअल चीज़ है ये, और इसको थोड़ी सी बाद में लिखना वही पॉइंट्स है। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं स्कैंडियम टू मैग्नीशियम, साइज़ हो रहा है डिक्रीज़, एंड दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय, यहाँ पर साइज़ क्यों डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पर साइज़ इसलिए डिक्रीज़ हुआ क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ तो साइज़ डिक्रीज़ हो गया। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट कर्व जो हमें देखने को मिल रहा है वो है ये, यहाँ साइज़ क्या हो गया, कांस्टेंट, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ बैलेंस्ड बाय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ बैलेंस्ड बाय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब हम कह रहे हैं साइज़ हो गया इंक्रीज़ यहाँ पर, and that is because your inter-electronic repulsions dominate over effective nuclear charge। तो ये 3 जो आपको अलग अलग कर्व्स देखने को मिल रहा है, अलग अलग स्लोप देखने को मिल रहे हैं इस कर्व के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 3 लॉजिक्स। जो डिक्रीज़ हो रहा है वो एक्सपेक्टेड है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज़ डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था उसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ने बैलेंस आउट कर दिया, तो ऑलमोस्ट साइज़ आपका कांस्टेंट देखने को मिल रहा है यहाँ तक। ये तो मैंगनीज़ है, ये यहाँ तक आएगा, ये वाले यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट। और जो इंक्रीज़ हुआ वो भाई इसलिए इंक्रीज़ हो गया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी बढ़ गई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी डोमिनेट कर गई, तो इसीलिए यहाँ पर साइज़ क्या हो गया आपका, इंक्रीज़ हो गया वापस से। चलिए, यही सेम कहानी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यही सेम कहानी आपको देखने को मिलेगी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ सी, क्योंकि ये भी क्या करता है, सेम वही लॉजिक फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डिक्रीज़ देखने को मिल जाता है। वो डिक्रीज़ क्यों देखने को मिल रहा है, वो डिक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। यहाँ पे देखो, अच्छा आई एम रियली सॉरी, ये ऊपर है, ये देखो प्लैटिनम पैलेडियम के बाद आ रहा है मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हुआ है साइज़ सिल्वर के बाद, और ये आ रहा है मर्क्यूरी, तो ये इंक्रीज़ हुआ है ऑब्वियसली साइज़, और ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो कर्व्स को आप ध्यान से देख लेना, ये वाला ये है, और मैं अलग अलग कलर से आपको शो कर देती हूँ। ये है एक कर्व, ये है, और दूसरा कर्व आपको जो नज़र आ रहा है ब्लू पेन से वो है। लेकिन अगर आप एक चीज़ कंसिडर करूँ यहाँ पर, जो एक और चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो, ये देखो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के बीच का डिफरेंस देख रहे हो आप साइज़ में, बहुत ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़। तो ये जो रेडियस है वो देखो आपका बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे साइज़ बढ़ेगा, तो आपका रेडियस बढ़ेगा, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा कर्व आपका।
तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे ही आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की तरफ मूव करते हो तो क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जाते हैं, हो क्या रहा है, जितना साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था उससे तो बहुत कम साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो इंक्रीज़ इन साइज़ क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है, लाइक बहुत कम हो गया है। तो जब आप यहाँ से यहाँ, ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप यहाँ से यहाँ गए तो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा था, यहाँ से यहाँ गए तो इंक्रीज़ कम हो गया, यहाँ से यहाँ जाओगे तो और भी कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है साइज़ में। डाउन द ग्रुप जाने पे तो साइज़ बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ अगर आप देखोगे तो 4f सबशेल आ जाएगी, और यहाँ अगर आप देखोगे तो 5f सबशेल आ जाएगी। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा, मैंने गलत लिख दिया, 4f इससे पहले भर जाएगी, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 4f सबशेल आएगी और यहाँ पर क्या आएगा, 5f सबशेल। इनका शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ही पुअर। तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज पीछे तक पहुँचेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। ऑब्वियसली साइज़ इंक्रीज़ होना ही है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f सबशेल, ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज become greater than expected, therefore the size becomes smaller than expected। ऐसा नहीं है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए था, जो कि आपको ग्राफ से नज़र आ रहा होगा। तो ये जो छोटी सी चीज़ थी, इसको समझ अगर आपको आ गई है बात, तो आपको पैराग्राफ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेते हैं क्या कह रहा है। इट सेज दैट द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज इन अ पीरियड इन द बिगनिंग। हाँ ठीक है, ग्राफ यही बता रहा है। क्यों? Because with increase in atomic number the effective nuclear charge also increases। Okay fine, we are good with it। आगे चलते हैं। But as the shielding effect of d orbital is poor, जैसे जैसे आप d ऑर्बिटल में घुसते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा d ऑर्बिटल का कैरेक्टर बढ़ेगा उसका शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होगा, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। As the number of d electron increases, shielding effect is neutralized by increased effective nuclear charge। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो क्या करेंगे, शील्ड करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो क्या हो जाएगा, शील्डिंग भी बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। एट द एंड इट सेज दैट एट द एंड द पीरियड at the end of the period there is slight increase in the atomic radii as the inter-electronic repulsion exceeds the effective nuclear charge। right? एक एग्जाम्पल भी दे के आपको वो बताना चाह रहा है, देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, होप दिस क्लैरिफाई द सिचुएशन दैट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डू नॉट कम इन टू पिक्चर अंटिल वी हैव क्रोमियम विद अस। क्रोमियम में क्या होता है, 3d5 4s1 as there is no pairing of electrons। however in iron 3d6 हो गया, पेयरिंग हो गई पहले इलेक्ट्रॉन की। रिपल्शन विच कॉजेज एन इंक्रीज इन साइज, रिपल्शन होगा जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज श्रिंक द एटम वाइल द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक्सपैंड द एटम। दो चीज़ें हो रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज़ हुआ वो श्रिंक कर रहा है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो इंक्रीज़ हुए वो एक्सपैंड कर रहा है। In iron, these two opposing effects almost counterbalance on each other, and therefore no change in size is going to be observed। ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो साइज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को आप खुद को एक्सप्लेन करके देखना, इस टॉपिक को खुद को एक्सप्लेन करके देखना, और अगर आपको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आप जस्टिफाई कर पा रहे हो इस चीज़ को, तो ठीक है, इसके क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करना, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको ये देखना है कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया है या नहीं, तो आप इसे खुद को एक्सप्लेन करें या किसी और को एक्सप्लेन करके बताएं। ओनली देन यू वुड बी एबल टू नो कि कहाँ कहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ या लैक कर रहा हूँ। So I guess this is it for today class. We will be continuing with the physical property in the next lecture। तो यहाँ तक आप ज़रूर NCERT रीड कर लेंगे। Don't underestimate NCERT। I am repeating again and again in every class. So do give it a read from NCERT। Okay, thank you class. That's it for today।